हाँ तो दानियाल, आज आपको जर्मनी से इनवाइट करने का जो मेरा मकसद था, वो मकसद ये है मेरा कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं इनको ज़रा लाइफ के बारे में, जो लाइफ जर्मनी में बच्चा स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो गुजारता है, तो जो जो उसको मुश्किलात आती हैं और जो जो उसको वहाँ पे फ़ायदे हैं, या फिर जो जो उसको मुश्किलात हैं, वो हम ज़रा बच्चों के साथ अपने डिस्कस करें, ताकि हम बच्चों को यहाँ पे थोड़ी नॉलेज हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि वहाँ की लाइफ कैसी है, या वहाँ पे क्या क्या मुश्किलात बंदे को पेश करना पड़ती है। क्योंकि यहाँ से तो सब सोच रहे होते हैं कि भाई जर्मनी है, जर्मनी तो भाई जर्मनी है। और नो डाउट जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है और बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हम थोड़े से उसके फ़ायदे भी देखेंगे और थोड़ी मेहनत भी देखेंगे। उसको नुकसानात तो नहीं बोलेंगे, उसको मेहनत बोलेंगे कि बच्चा वहाँ जाके जो मेहनत करता है तो फिर उसका जाहिर सी बात है रिजल्ट भी निकलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, पूछना चाहूंगा कि आप कब जर्मनी गए, मतलब कौन से ईयर में आप जर्मनी गए और किसकी हेल्प से गए। तो ये ज़रा आप ज़रा पहले स्टूडेंट्स को बताएं, तो फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं कि लाइफ के बारे में भी थोड़ा जर्मनी में। मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपने अपने बिजी वेलकम। स्केड्यूल में मेरे लिए टाइम निकाला। एंड सेकेंडली, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने अपना 2020 में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा कोई इरादा नहीं था जर्मनी जाने का बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। बट मैं आईजीएल आया था आप लोगों से मीटअप करने थ्रू फेसबुक, तो आप लोगों ने मुझे कन्विंस किया था कि जर्मनी इज क्वाइट अ प्लेस, वहाँ जाना चाहिए वो क्योंकि अभी आप कैसा ऑलरेडी। रहा जो हमने आपको कन्विंस करा, तो अभी तक जर्मनी में आपका सफ़र कैसा रहा? अभी तक का सफ़र, मेरा फेसबुक प्रोफाइल आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैं मेरा सफ़र बहुत ही, मतलब एक वर्ड में बोलूँ तो अमेजिंग। हम्म। 2020 में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मुझे आते आते 2021 मई मई में मैं पहुंच गया था। तो तकरीबन आज 1 साल होने वाला है मुझे यहाँ पर जर्मनी में। हम्म। और मेरा लैंग्वेज, मैंने कुछ की यहाँ आकर अपने थोड़े सर्कल को सीधा किया। लैंग्वेज की काफ़ी हद तक अच्छी अच्छा, लैंग्वेज लैंग्वेज की जो आपने कि मैंने पाकिस्तान में भी आईजीएल। करी थी या फिर वहीं जाके करी? लैंग्वेज का एक लेवल मैं पाकिस्तान से करके आया था, इसके बाद 2 लेवल्स मैंने आईजीएल से किए थे जर्मनी आने के बाद। ठीक है, मतलब तो अपने A1 जो है यहाँ पर, आपने पहले A1 IGL से करा था, इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जो जो कि हमारा ही पार्ट है। और वो आपने वहाँ से A1 किया था, और फिर वहाँ जाने के बाद आपने A2 और B1 ऑनलाइन किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि लैंग्वेज मेरी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा मतलब मुझे रिजल्ट मिला, क्योंकि जो पहले चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं थी वो अब काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल हो गई। और अब वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मुझे लगता है कि 1-2 साल में मैं अपना C1 कंप्लीट करके उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा कि मैं 90% जर्मन बोल सकता हूँ विदाउट एनी हर्डल्स। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है ना, बच्चे वो यही सोचते हैं कि यार सर हम जर्मन कैसे सीखेंगे। और बेसिकली जो डरते हैं वो ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज से ही डरते हैं, जबकि मैं तो खुद C1 क्वालिफाइड हूँ और जर्मनी से ही मैंने फॉकशूले से पढ़ा हुआ है C1। तो मैं बच्चों को अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से यही गाइड करता हूँ कि भाई जर्मन लैंग्वेज जो है वो इनफैक्ट बहुत ईजी लैंग्वेज है। क्योंकि ये एक तो जर्मेनिक लैंग्वेजेस का पार्ट है, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेजेस है जिसमें इंग्लिश भी आती है और फिर आपकी जर्मन भी आती है, तो थोड़ी इंग्लिश से मिलती जुलती है, तो बच्चे को सीखने में इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती मेरे ख्याल से, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आप एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपने तो अभी अभी एज अ स्टूडेंट आप अभी भी लर्न कर रहे हैं जर्मन, और आपने अभी तक मतलब B1 भी कर लिया है, तो आपको क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से? मेरा एक्सपीरियंस जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से इस तरह है कि सिर्फ अगर आप अपनी क्लासेस पर तवज्जो देंगे तो मेरे हिसाब में आप जर्मन लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका इंटरेस्ट एक बना रहना चाहिए, और वो वही बना सकता है जो जो खुद भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। अब जो पढ़ाने वाला ठीक नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट कभी नहीं बन पाएगा। सेकेंडली, वो नॉलेज है ना, आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी अपनी रियल लाइफ में, जो कि हम यहाँ काम के दौरान अक्सर करते रहते हैं। तो ये एक वजह है कि हमारी लैंग्वेज काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। मुश्किल नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा मुश्किल है। हाँ, जॉब के लिए डिफिकल्ट कितने लेवल्स तकरीबन रिक्वायर्ड होते हैं? डिपेंड करता है आप जॉब मतलब किस तरीके की कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस शहर में बर्लिन में रहता हूँ वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आपको मिलेंगे। ऑसलैंडर्स आपको बहुत मिलेंगे, बाहर के लोग बहुत मिलेंगे।
लेकिन इन केस अगर आप कॉमर्स की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ आप बैंकिंग या किसी XYZ जहाँ पर टोटली जर्मन बोली जाती है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट B2 चाहिए, और B2 करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने ऑनेस्टली इटसेल्फ मैंने स्पीकिंग, भी अपने टाइम पे मतलब 10 to 11 मंथ्स में मैंने अपना B2 पास कर लिया था। तो आपने भी बहुत मेरे ख्याल ये से एक बहुत साल अच्छा। मतलब कि 8 to 9 मंथ्स में आपने भी B1 करा है, जैसे कि आपने मुझे बताया था ऑनलाइन आपने करके। मैंने काफी गैप तो मैंने काफी गैप दिया है, कहा भी नहीं है काफी टाइम तो, लेकिन मतलब ये अगर है आप कि अगर मैं रेगुलर करते हो तो 6 मंथ्स में, मेरे हिसाब से 6 मंथ्स लगने चाहिए B1 में, अगर रेगुलर बंदा करे तो। चाहिए, अगर रेगुलर करे और कोई काम ना करे। मैं पढ़ाई को छोड़ के सारे काम कर रहा था उस दौरान। उस टाइम पे, वजह लेकिन अब से आपको पता अगर चल आप गया कि जर्मन जो है वो ज़रूरी है जर्मनी में रहने के लिए, और ख़ास तौर पे जॉब के लिए, तो आपने फिर करी। नहीं, मैं B1 तक तो कर ही रहा था, लेकिन अब अगर जॉब मुझे जर्मनी में फॉर द लीस्ट लेवल अगर मुझे सेटल होना है, तो मैं जो है अपनी लैंग्वेज को वापस कंटिन्यू करूंगा, जो कि C1 लेवल तक मैं ले जाऊंगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो जॉब आप अभी बता सकते हैं कि आप किस तरह की अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, और क्या-क्या जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, या कहाँ से बंदा जॉब ढूँढ सकता है जर्मनी जाने के बाद? ताकि बच्चे ज़्यादा परेशान यही होते हैं कि सर जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, मतलब अपना एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, और ब्लॉग अकाउंट तो यूज़ नहीं करना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ब्लॉग अकाउंट यूज़ करना चाहते नहीं है। वो बोलते हैं भाई ब्लॉग अकाउंट जो है वो हमारा सेव ही रहे, वो खर्च ना हो, और हम जो है वो जॉब से ही अपना एक्सपेंस निकालें। तो जॉब एक बहुत बड़ा मैटर है इसके अंदर, जब हम बंदा जर्मनी में पढ़ने जा रहा है, तो जॉब एक बहुत मेन रोल प्ले कर रही है। तो मुझे ज़रा जॉब के हिसाब से आप बताएँ कि आपने अभी तक कहाँ-कहाँ जॉब करी? कैसा एक्सपीरियंस रहा? जर्मन्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जॉब में? और कितनी वेजेज़ आपने पर आवर के हिसाब से जो है वो कमाई हैं? और जॉब्स का ऐसा है कि जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, जॉब्स का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एज अ वर्किंग स्टूडेंट भी काम किया है अपनी डिग्री की बेसिस पर। तो मुझे एज अ वर्किंग स्टूडेंट भी पार्ट टाइम जॉब मिली थी, वो जो कि अभी तक चल रही है। उसमें मेरा जो जर्मन का लेवल है वो B1 इनफ है। और क्या कहते हैं, एज एक और जॉब्स जिसमें हम बोलते हैं, और जॉब्स में एक मैं जॉब करता हूँ जिसमें हम गाड़ी ड्राइव करते हैं। रेवे एक कंपनी है और ग्रोसरी डिलीवरी करती है, तो वहाँ पर जो है मैं डिलीवरी का काम भी करता हूँ। तो ये है कि क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिकली एक्टिव रहूँ, क्योंकि अगर मैं 4 दिन काम ना करूँ तो और घर में ही पड़ा रहूँ तो मैं जो है बहुत ही ईज अप हो जाता हूँ और बिल्कुल डाउन फील करने लगता हूँ। तो जो है मैं डबल जॉब करता हूँ, और मुझे नहीं लगता जॉब के लिए कोई परेशानी है। और जर्मन के साथ वास्ता मेरा ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि अगर जर्मन के साथ आप अगर जर्मन में बात करोगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। ये तो बिल्कुल, ये अगर मेरा आप भी इंग्लिश, एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में रहते हुए, कि अगर जर्मन्स इंग्लिश बोलो तो वो बड़ा ये उसको रूडली वो बात करते हैं। जो है ना रूड हो जाते हैं आपसे, क्योंकि वो अपने मुल्क अपनी जबान से बहुत प्यार करते हैं, और उनके मुल्क ने उन्हें सब कुछ दिया है। और इन्फ्लेशन के हवाले से एक पॉइंट ये बताता चलूं, जो पर्सन इस वक्त जर्मनी को टैक्सेस पे कर रहा है, उनके लिए गवर्नमेंट ने भी दो फायदे रखे हुए हैं। एक तो जो टैक्सेस पे कर रहा है उनके लिए, एक जो टैक्सेस पे कर रहा है या नहीं कर रहा है वो सबके लिए। जो 70 यूरो का हम टिकट लेते हैं मंथली ट्रांसपोर्ट का, वो उन्होंने 9 यूरो का किया हुआ है जून से, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है। और जो टैक्सेस पे कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, उनको गवर्नमेंट 3 महीने के लिए 300 यूरोज वो फ्री देगी, जिस पे टैक्स लगेगा, लेकिन वो 300 यूरो वो ऐसे ही दे रही है, क्योंकि लोगों के ऊपर काफी इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई का काफी बोझ आया हुआ है। ये तो तो पूरे देखा वर्ल्ड में जाए तो ये भी महंगाई का फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी का ये एक वो है, सबूत है कि हाँ यार ये गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा जॉब में वेजेस कितनी निकल जाती है? मतलब आप कितना अर्न कर लेते हैं, और फिर आपका एक्सपेंस कहाँ तक जाता है? मिनिमम 12 होता है ग्रॉस, जिसका बन बनाकर 10.5 नेट बन जाता है। और अगर काम बहुत अच्छा है तो 20 तक मेरा गया है। अच्छा, इतना भी है? अगर बहुत अच्छा, मतलब बच्चा इतना भी अर्न कर सकता है। तो बिल्कुल कर एक्सपेंस तो मेरे सकता ख्याल है। से बर्लिन के अंदर, मतलब एक्सपेंस तो खैर डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं। हर एक्सपेंस में, हर शहर में जो है वो वोनूंग, मतलब कि अपार्टमेंट का एक्सपेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, और हर शहर में मतलब एक्सपेंस थोड़े डिफरेंट है ना। तो अब आप बर्लिन में हैं, तो हम बर्लिन का डिस्कस कर लेते हैं कि बर्लिन में या नॉर्मल शहर में कितना एक्सपेंस आपका जाता है, जो आपने अर्न करना ही होता है लाजमी।
और छोटे से बड़ा शहर में आपको एक रेंज देता हूँ, तकरीबन टोटल ग्रॉसरी, इंश्योरेंस और रेंट, ट्रांसपोर्टेशन 5 to 800 का सर्कल आप समझ में। मेरा मैं ज्यादातर बर्लिन 6 to 700 में, होता क्योंकि मैं है। खुद भी बर्लिन में रहा हूँ, तो मैंने देखा कि 650 यूरोज के अंदर जो है वो, अगर आप नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे हैं तो 650 हाँ, यूरोज में आराम से गुजर जाता है। लेकिन मेरा इतना नहीं होता है क्योंकि मेरे ज़रा शौक अच्छे हैं, तो तो मेरे आपका शायद ज़रा एक्सपेंस ज़्यादा ज्यादा पैसे ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा चले जाता है। मेरे ज़्यादा आते हैं। चले, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उनके वो थोड़ा सही तो रहेंगे, तो वो शरीफ सिक्स होंगे फिफ्टी तो उनके 650 समझ लें आप। 650 यूरोज में जो है वो आप अपना गुजारा जो है वो कर सकते हैं वहाँ पे इजीली। अच्छी और लाइफ अर्न गुजार वो सकते हैं आप। 1000 या 1200 यूरोज भी कर सकते हैं आराम से, इजीली कर सकते हैं। इजीली कर इजीली सकते हैं ये तो। 1000 यूरोज आप कर सकते हैं, कि 1000 यूरो मिनिमम आप कमा सकते हैं। अच्छा, अब आप जो है वो स्टडीज़ भी आपकी चल रही है, तो मतलब अब और स्टडीज़ का मतलब कैसा एक्सपीरियंस है जर्मनी में? मतलब कि स्टडीज़ के साथ जॉब मैनेज हो जाती है, या फिर स्टडीज़ बहुत टफ हैं? तो किस तरह की स्टडीज़ जर्मन में ज़्यादा जो है वो फ़ोकस करा जाता है जर्मनी में? स्टडीज, अगर आप स्टडीज को पार्ट टाइम, सॉरी, अगर आप पार्ट टाइम जॉब है और आप स्टडीज को लेके जा रहे हैं तो आपकी बिल्कुल पॉसिबल है। आप सुबह यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और शाम में 4 आवर्स की एक जो है शिफ्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास। XYZ कोई भी काम है तो बिल्कुल इजी गोइंग लाइफ है। कोई मुश्किल प्रॉब्लम, कोई मसला है ही नहीं मेरे हिसाब में। हुँ, अगर आप पार्ट टाइम से ज़्यादा काम करते हैं तो हाँ, हो सकता है कि आपको वीकेंड्स पे भी टाइम ना मिले। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 5 दिन यूनिवर्सिटी और जॉब को एक साथ अच्छे तरीके से मेंटेन करके वीकेंड को आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, या वीकेंड को अपना बाहर, मतलब जो आपका शौक है, आप क्लब या मतलब एडवेंचर स्पॉट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टाइम का कोई मसला नहीं मेरे हिसाब में, मतलब क्योंकि मैं मैनेज हो जाता है, जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने जो बिल्कुल अपने टाइम पे नोट इजीली किया कि मैनेजेबल है। इतनी कोई मुश्किल पढ़ाई नहीं है ये लोग, बल्कि और जो जर्मन टॉप प्रोग्राम है, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे बैचलर्स में जाते हैं वो जर्मन में पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जब जर्मन में वो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने B2 भी करा हुआ होगा। तो जो बच्चा B2 करा हुआ होता है उसकी जॉब भी ईज़िली लगती है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है और उसको पढ़ाई भी समझ आती है जर्मन टॉट प्रोग्राम में। बहुत सारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मानना है कि सर जो है वो जर्मन में कैसे पढ़ेंगे? लेकिन मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर आप B2 करे हुए हैं तो आप ईज़िली जर्मन लैंग्वेज में आप अपना बैचलर्स का प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें कोई इतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी ही आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि B2 एक बड़ा लेवल है, तो उस पे आप आराम से बैचलर्स भी हो जाता है आपका, और आप जो है उसके बाद जो है वो जॉब भी आराम से आपको मिल जाती है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे आपके बहुत, मतलब आप बहुत बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती ऐसा तो फिर बिल्कुल। मतलब लैंग्वेज पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और लैंग्वेज लैंग्वेज पे मेरे हिसाब में, अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं आज तो मेरे हिसाब में आपको लैंग्वेज पे लाजमी फोकस करना है। लैंग्वेज के बगैर यहाँ कोई लाइफ नहीं है, इन शॉर्ट। क्योंकि अगर अगर लैंग्वेज आएगी तो आप सेट हैं मतलब वहाँ पे। लैंग्वेज आएगी तो ही सेट है। अदरवाइज अगर आप आईटी सेक्टर से अगर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपकी लाइफ इंग्लिश में सेट है। अदरवाइज लैंग्वेज जरूरी है। लैंग्वेज के बगैर यहाँ कोई मजा है ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब सोशल लाइफ़ भी होती है, जब लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप वहाँ पे, आपको सोशल लाइफ इंटीग्रेशन कैसे में भी मेंटेन प्रॉब्लम होगी, करेंगे? आपकी सोशल लाइफ़ भी खराब होगी। तो लैंग्वेज वहाँ पे सही है, और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो जॉब आपके लिए ईज़िली जो है वो अवेलेबल होती है। आप बहुत ज़्यादा जॉब अर्न अर्न भी कर सकते हैं, और बल्कि आप सेविंग भी कर सकते हैं उल्टा। आप एक्सपेंस तो बल्कि निकालेंगे ही निकालेंगे, आप उल्टा और सेव कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज आपको आती है तो मेरे ख्याल में आपके डिग्री प्रोग्राम के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी जॉब मिलने में। आपके लिए इजी अवेलेबल जॉब होगी, अच्छा, इजीली बहुत जॉब सारे होगी। बच्चे कहते हैं कि सर जैसे हमारा वीज़ा लगेगा तो हम सबसे पहले कहाँ जाएँगे? या हम कैसे, इवन मैं भी अपनी बहुत छोटी उम्र में जर्मनी गया था, मतलब मैं 18 इयर्स का था जब मैं जर्मनी गया था अपने टाइम पे। तो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ घबराते हैं कि जब हम पहली बार जाएँगे तो वहाँ कहाँ रुकेंगे या क्या करेंगे? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही है कि मुझे तो पाकिस्तानी लड़के मिल गए थे जिनके साथ मैं स्टार्ट में रह लिया था। तो उन्होंने ही हेल्प हम्म, करी थी मेरी कि भाई इधर रह लो। पहले 3 दिन अपने साथ रख लिया था, फिर मुझे एक अपार्टमेंट करा दिया था। तो मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस गुज़रा, मुझे इतना मसला नहीं हुआ अपार्टमेंट में स्टार्ट में ही, क्योंकि मुझे कुछ पाकिस्तानी लड़के वहाँ मिल ही जाते हैं, वो हेल्प कर देते हैं। तो जब आप वहाँ सबसे पहले पहुँचे तो आपकी किसने हेल्प करी, या फिर आप कैसे आपने अपना गुज़ारा करा स्टार्ट में? मैं एक्चुअली बर्लिन, बहुत शुरू का टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तो सबके लिए ही होगा मेरे ख्याल में। लेकिन ये है कि हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप पोस्ट करें आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन इसमें व्हाट्सएप ये है कि ग्रुप्स हैं, थोड़ा-सा, जैसे फेसबुक कि ग्रुप। शुरू में बहुत सारे बच्चों को मसला भी होता है, लेकिन वो शुरू में जो मसला होता है वो आप उससे आप स्ट्रॉन्ग होते हो, और
और फिर आप आगे जो लाइफ है एग्जैक्टली। वो आपकी ईज़ी रहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार्ट में ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो शुरू में डेफ़िनेटली थोड़ा मसला होता है वहाँ का कल्चर समझने में, घर तो की याद उससे आती है, वहाँ घबराना हाइमवे नहीं होती है। चाहिए। उसको हाइमवे कहते हैं जर्मन में, हाइमवे मतलब होम सिकनेस। बच्चे को होम ठीक है, सिकनेस हाइमवे नमस्कार। होती है, होम सिकनेस उसको घर याद आ रहा होता है। तो शुरू के 6 टू 8 मंथ्स तो वो घर पे याद कर रो रहा होता है कि भाई मुझे घर जाना है। तो नहीं नहीं, वो लड़कियां रोती होंगी, वैसे लड़के मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते तक लेकिन चलता हमने है बस। लड़के भी देखे हैं असल में, जभी मैं कह रहा हूँ लड़के भी रो रहे हैं यार सर घर जाना है या घर की याद आ रही है। लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद 6 टू 8 मंथ्स के बाद बंदे का वहाँ दिल लग जाता है और वहाँ सेट हो जाता है। तो जब बंदा पैसे भी कमा रहा होता है, Exactly, exactly। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब वहाँ बच्चा पैसे कमा रहा होता है, मेरे पैसे ख्याल में ये घर की परेशानी और ये थोड़ा लाइफ सेटल होना, जॉब लगना, वीजा एक्सटेंशन, ये तकरीबन 3 से 4 महीने, आप समझ में 3 से 4 महीने आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। उसके बाद लाइफ आपकी काफी सेट है। अच्छा जब आप शुरू में जाते हैं तो हमारा 3 मंथ्स का वीज़ा लगता है, तो उसका उसको हमें बढ़वाना होता है, एक्सटेंड करवाना होता है 3 मंथ्स के अंदर-अंदर ना। तो वो थोड़ा-सा बताएँगे आपने कैसे एक्सटेंड कराया था और क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें आपका? वो इतना मुश्किल काम नहीं है, और सिर्फ वीजा एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट है, वो एक मुश्किल काम है लेना। अदरवाइज सिंपल प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पर आए, अपना लैंडलॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप जहाँ भी घर लेंगे वहाँ से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ले जाना है, अपॉइंटमेंट लेके ब्यूरो ग्राउंड। वो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट खुलेगा। बैंक अकाउंट खोलना कोई मसला नहीं है, आप बैंक चले जाएं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देके आपका बैंक अकाउंट खोल हाँ, देंगे। मेन चीज़ आपने है अपना अनमेल्डुंग जो अपार्टमेंट की है, वोनुंग की जो अनमेल्डुंग है, मतलब अपार्टमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है, वो सबसे वो पहले ब्यूरो आपने ग्राउंड, करानी है, क्योंकि उसकी बेस पर ही मेरे ख्याल से सब होता है। क्योंकि जब हम गए थे तो वहाँ पे हमने बस पहली बार ये अपार्टमेंट अगर मिल सारी गया, पोस्ट का नाम है। बिल्कुल, हाँ, अगर ऐसा ही अपार्टमेंट है मिल गया तो बिल्कुल। उसके साथ सब हो जाता है। फिर ब्लॉक अकाउंट भी उसी की बेस पे खुलता है और वीज़ा एक्सटेंड भी उसी की बेस पे होता है। और घर मिलना भी मुश्किल नहीं है। घर मिलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम जो पाकिस्तानी हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सस्ता घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हुँ, अदरवाइज अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपकी रेंज ज़्यादा है तो आपको घर मिलना कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत इजीली घर मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा और इसमें लास्ट अब जो मैं एंड में जैसे अब आपसे पूछूँ कि अब इसमें अब जो पूरा जो आपका प्रोसेस रहा या अब तक भी, तो आईजीएल ने आपकी कैसे हेल्प करी? ये भी हमारे स्टूडेंट्स को बताएँ कि हमने कैसे हेल्प करी आपकी पूरे प्रोसेस में फिर मेरा जर्मनी तो जाने के बाद? मेरा तो पता नहीं कौन सा अच्छा दिन था जिस दिन आप मुझे पहली बार मिल गए और आपने कन्विंस किया कि जर्मनी आप रवाना हो जाओ। अदरवाइज जर्मनी जाने का आपका कोई बिल्कुल इरादा भी नहीं इरादा नहीं था था। जर्मनी का, आपका पूरा माइंड ही मैंने बनाया था, जितना नहीं, मुझे याद है। आपने माइंड बनाया था और आपने ऐसा बनाया था कि फिर मैं कहीं और डाइवर्ट ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, अब एक फोकस क्लियर हो गया, अब यहीं पे चलो। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ। लैंग्वेज के एरिया में भी, वीज़ा प्रोसेस के एरिया में भी। मेरे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी वीक थे, जितना आपको पता ही है, मेरे आपका गैप स्टडी था बिल्कुल। प्रोग्राम में काफ़ी मैं गैप सबसे पहले था, अच्छा काफ़ी स्टूडेंट्स को चीज़ बता दूँ कि जो था। आपकी प्रोफ़ाइल थी उसमें तकरीबन आपका जितना मुझे अभी तक याद है तो 3 टू 4 इयर्स का गैप था। इंटर के बाद आपका 4 बिल्कुल इयर्स का ऐसा गैप ही था। है, तकरीबन तो उसके बाद भी हमने 4 साल आपको का मेरा गैप था, जिसकी वजह से बहुत जगहों पे तो मेरा केस प्रोसेस नहीं हो सकता था। जर्मनी में भी नहीं हो सकता था, लेकिन बस एक पॉसिबिलिटी बनाई किसी तरीके से, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी ऐसी करवाई कि इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करके गए। 2 इंटरव्यूज मेरे मुझे मेरे याद है हुए। कि बहुत मुश्किल से जाके बैंक स्टेटमेंट मैनेज करी थी हमने जाके, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमने बैंक स्टेटमेंट करी थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमने उसको करके केस जो है वो बचा दिया और आप जर्मनी हो में हैं गया। और वो टाइम काफी मुश्किल था, आपके साथ नहीं था यार। बिल्कुल, वो टाइम थोड़ा मुश्किल था लेकिन पूरे टाइम से गुज़र गया, लेकिन अब आप फ़ायदे में हैं ना, अब आप ये देखें कि उससे बहुत मुश्किलें गुज़ारी हैं, स्टार्ट में गए, मसले होते हैं, ये फिर बात है, लेकिन अब उसका फल मिल रहा है। अब उसका फल मिल रहा है। फिर उसमें मैं बच्चे की भी काफी असल में बहुत एफ़र्ट होती है ना कि बच्चा तैयारी खुद भी इंटरव्यू की कैसे करके जा रहा है। मैं बार-बार लोगों को ये बताता हूँ कि सिर्फ़ हमारा ही मतलब एक रोल नहीं है, तो स्टूडेंट का इटसेल्फ भी एक रोल है। अब स्टूडेंट फ़र्ज़ करें यहाँ पे ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने केस को देखते ही नहीं है या जो हम तैयारी करा रहे हैं उसको भी सीरियस नहीं लेते। इवन के एसओपी भी अगर उनको लिखने को दे दो, तो वो एसओपी भी ऐसी माशाल्लाह लिखते हैं कि उसपे ब बंदा बोलता है कि ये क्या एसओपी इन्होंने लिखी है। तो फिर उस एसओपी को ठीक करना, चलें सही है ठीक भी हम कर दें, लेकिन अब बच्चे को चाहिए कि वो जो एसओपी है वो याद तो बच्चा खुद सही से करके जाए ना। अब ये नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है, वो एसओपी से कोई सवाल पूछ रहा है, आपको एसओपी ही याद नहीं है। ये ऐसे-ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो मैं सब ज़्यादातर मेरा जो डिस्कस करने का हर वीडियो के अंदर यही होता है कि मैं बच्चों को ये बताऊँ कि एसओपी एटलीस्ट याद करके जाओ, पता होना चाहिए कि वहाँ मकसद क्या है और वापस आना है यहाँ पढ़ के भाई वापस आना है। और जो आप कोर्स लिया है वो क्यों उस कोर्स में जा रहे हो आप?
तो ये सब चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन खैर आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जर्मनी का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हर्डल्स होती हैं हर कंट्री में, कहीं किसी भी कंट्री में जाओ तो स्टार्ट में हर्डल्स होती हैं, आपके साथ भी हर्डल्स होंगी और बल्कि अभी भी कुछ हर्डल्स होंगे जो आप फेस कर रहे होंगे, तो वो रहता है। लेकिन वैसे जो ओवरऑल है उसमें डिग्री की बहुत वर्थ है। थोड़ा-सा अगर आप इस बारे में बताएँ तो? डिग्री का ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपकी बात कंप्लीट कर दूं कि इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, जिसकी तैयारी आप लोगों ने बड़ी अच्छी कराई थी, क्योंकि जो है आप लोग जो थे स्पेशलाइज थे जर्मनी में, आप लोगों का आइडिया काफ़ी अच्छा था। और मैं कहता हूँ कि अगर मेरा दूसरा इंटरव्यू भी ना होता, अगर मेरे मेरे 4 साल का गैप ना होता, दूसरा इंटरव्यू उन्होंने दिया ही इसीलिए हाँ, जर्मन आपके लेडी 2 में, इंटरव्यू हुए थे। मेरा 4 साल का गैप था। और दूसरा ये कि जर्मन डिग्री की मुझे कहीं पूरी दुनिया का तो नहीं पता, मैं झूठ क्या बोलूं, लेकिन अगर आप जर्मनी में जर्मन डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज आती है, आपके पास जर्मन डिग्री है, तो मैं नहीं कहता आपको पूरी दुनिया में कहीं धक्के खाने की जरूरत है, आपको सुकून से ही जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल, वो 18 मंथ्स का वर्क परमिट भी मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो मिलता है कि भाई आप जॉब ढूँढिए। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है अगर आप उसमें जॉब ढूंढने का टाइम देते हैं, जर्मनी में रूल है ये। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वीजा नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको ब्लू कार्ड दे देंगे। अच्छा, और कोई ऐसी नॉलेज जो आपको, क्योंकि मैं तो 2012 से 2016 तक रहा हूँ जर्मनी में, तो उस वक़्त लाइफ़ बिल्कुल चेंज थी। फिर 2016-17 में यहाँ आने के बाद मेरा फिर जाना नहीं हुआ दूसरी दफ़ा कभी। मैं बैचलर्स करके आया था वहाँ से। तो आपको अभी क्या चेंजेज़ आई हैं जो मतलब वहाँ लाइफ़ में कैसी चेंजेज़ आई हैं? क्योंकि जिस टाइम पे मैं था, तो जर्मन्स बहुत ज़्यादा रिसर्च पसंद थे, मतलब रिसर्च बहुत करते थे और हमेशा काम, काम, काम में लगे रहते थे। तो अभी भी जर्मन्स के जो लाइफ़ है उसमें थोड़ी चेंजेज़ आई हैं या जर्मन्स अभी भी सिर्फ़ काम, काम, काम और रिसर्च? क्योंकि रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है जर्मनी की। हमारे टाइम पे जो रिसर्च थी, मतलब कि वो उस वक़्त, मतलब 2012 की बात बता रहा हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे, मैं TU डार्मस्टाड में था। डार्मस्टाड में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते थे, वो उस वक़्त ऐसी बातें कर रहे होते थे कि भई अर्थ ऑयल खत्म होने वाला है। अब जब अर्थ ऑयल खत्म होगा तो इसका अल्टरनेट हमारे पास क्या होना चाहिए? या इवन वो, मुझे याद है उस वक़्त कुछ लोगों का थीसिस था कि वो बैक्टीरिया से अर्थ ऑयल जो स्पिरिट होता है, वो बना रहे थे कि भई जो बैक्टीरिया है उससे वो स्पिरिट बना रहे थे कि चलो कल को अर्थ ऑयल खत्म हुआ, क्योंकि अर्थ ऑयल से स्पिरिट आता है। तो उन्होंने कहा कि भई अर्थ ऑयल खत्म होता है तो हम बैक्टीरिया से जो है वो स्पिरिट बना सकते हैं, और जब स्पिरिट बना सकते हैं तो और भी चीज़ें ये अल्टरनेट उसको ला सकते हैं अर्थ ऑयल खत्म। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक मैंने आपको बताया, तो उस वक़्त भी बहुत रिसर्च पसंद थे। तो अभी भी ये ऐसे ही आजकल चल रहे हैं जर्मन्स, या कुछ चेंज आया है इनमें? मैं मुझे उस शहर का डार्मस्टाड का पता नहीं है, लेकिन मैं बर्लिन में रहता हूँ। बर्लिन में जितना मैंने देखा है, 90% जो हैं अगर कंपनी चला रहे हैं तो बाहर के लोग चला रहे हैं, इनके अपने लोग नहीं चला रहे। और इनके लोगों को, इनके बच्चों को या इनकी यूथ को, इनकी जनरेशन को, इनकी यंग जनरेशन को आप है ना पार्टीज करते हुए देखेंगे, बाहर ही देखेंगे, टाइम ज़ाया करते हुए देखेंगे, मॉल्स में देखेंगे। अच्छा, मुझे बाकी यूथ को। शहरों का तो नहीं पता, लेकिन इनकी यूथ को आप ऐसे ही देखेंगे। नहीं, ये एक आपको खास लग रहा होगा, रिसर्च लेकिन बच्चे पसंद होते में, तेज़ हैं जर्मन्स के, मेरे नहीं ख्याल से। तेज बात ये नहीं हो रही कि तेज कितना है कोई, बात तो ये नहीं हो रही, बात ये हो रही कि बच्चे कर क्या रहे हैं। मेरे तो ख्याल से बच्चे आप जो जो है है वो वो पढ़ाई में और जॉब में लगे हुए हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा है ज़्यादा एन्जॉयमेंट का। तो मैं तो आप तो आप जर्मनीज़ की एन्जॉयमेंट देख के थोड़ा-सा शायद आपको जलन हो रही है। ये लग रहा है मुझे। नहीं, मैं तो सर मैं कितना एंजॉय करता हूँ, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। हुँ, लेकिन ये है कि मैं पहले दूसरे शहर में रहता था, हैम्बर्ग में। हुँ, वहां पर बिल्कुल डिफरेंट माहौल था, शहर टू शहर काफी वेरी करता है, ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। अगर आप शहर टू शहर चले जाएं, वहां पर जो मैं एक यूनिवर्सिटी में था, पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, बल्कि अभी भी मैं वहीं इनरोल्ड हूँ। वहां पर जो मुझे अच्छे तरीके से पता है, केमिकल इंजीनियरिंग में जो क्लास के टॉपर्स थे, 2-4 जर्मन ही थे। हुँ। वहां पर थे, वहाँ आउसलैंडर्स पार्टी कर रहे थे, वहां अपनी लाइफ चिलिंग कर रहे थे और जर्मन्स पढ़ रहे थे। बर्लिन में आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आउसलैंडर्स काम कर रहे हैं और उनके जो लोकल्स हैं वो अपनी मौज फन में लगे हुए हैं। जिनको जर्मन नहीं तो आती ये उनको बता है दो, कि आउसलैंडर मतलब के फॉरेनर्स जो होते हैं, आउसलैंडर। फॉरेनर्स 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 जो होते हैं, कि एग्जैक्टली, आउटलैंडर्स फॉरेनर्स होते हैं वो विजिटर्स फॉरेनर्स कहते कहलाते हैं। हैं। तो फॉरेनर जो है आपके हिसाब से जर्मनी में, वो बर्लिन के अंदर मेरे ख्याल ज़्यादा पढ़ रहे हैं और जर्मन जो है इतना नहीं पढ़े।
लेकिन ज़्यादातर एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी में जितना लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पे रहा, मैंने ये देखा कि जर्मन जो है वो तेज़ है, रिसर्च इनकी ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये पहले से ही चीज़ें सोच रहे होते हैं, मतलब हम तो बहुत आगे जाके वो चीज़ें हो सोचते हैं। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरी जो फील्ड है वो है भी कॉमर्स, तो मुझे इस बात का कोई खास आइडिया है नहीं। हुँ, मेरी फील्ड में मेरी क्लास में जर्मन काफी मिलते हैं, बिकॉज ये लोग जो हैं वो कॉमर्स की फील्ड को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसमें जर्मन्स मुझे काफ़ी मिलते हैं। साइंस का इतना आइडिया नहीं है कि साइंस में जर्मन्स होते हैं, कहाँ तक पढ़ते हैं, इतना इतना कोई खास आइडिया आइडिया नहीं है, नहीं है मुझे। क्योंकि मैं साइंस में था, मैं मेरा इलेक्ट्रिकल में था ना, मेरा तो इलेक्ट्रिकल की फील्ड में मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिकल में ये लोग तेज़ थे, उस वक़्त तेज़ थे। और ये तो ख़ैर डिबेट है बहुत बड़ी कि जर्मन अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो तो जो कमेंट्स होगा उसमें जो जर्मन में रह रहे हैं, अभी जो और स्टूडेंट जर्मनी में रह रहे हैं, तो वो भी डिस्कस कर नहीं नहीं, लेंगे कि करते भई। होंगे सर, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे हर जगह हैं, उसमें तो कोई हुँ, दो राय है ही नहीं। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, मुझे शायद बुरे ही दिख रहे हैं, ये भी हुँ। पॉसिबिलिटी है। और ये अच्छा मैंने नोट करा है, जो पाकिस्तानी लड़के यहाँ से जर्मनी जाते हैं ना, वो जर्मन लैंग्वेज में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस, बिल्कुल क्योंकि जब मैं बिल्कुल। जिस टाइम पे रहा ना, वो तो हमारी क्लास में ही, जर्मन क्लास में कुछ 14 स्टूडेंट्स थे। तो 14 स्टूडेंट्स में से जो है ना, वो आप समझे मुझे कि भाई 2 टू 3 पाकिस्तानी थे हम लोग। तो हम लोग में जो और जो जहाँ के नेशनल्स थे, जो डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए थे, उनकी वो एफर्ट्स नहीं थी, या वो जर्मन लेवल वो अचीव नहीं कर पाते थे, जो हम पाकिस्तानी कर लेते थे। तो मैंने और भी पाकिस्तानी देखे, तो उनकी जर्मन जो मेहनत करने वाला है, या जो जर्मन टॉट प्रोग्राम पे जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी पाकिस्तानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जर्मन सीखना, तो वो मैं नहीं सीखता, वो उसको हल्का लेता है कि नहीं यार जर्मन सीखो, मतलब। लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है और जो वाक़ई सीखना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तानी जर्मन बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत तेज़ होते हैं जर्मन में, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। आपका इसमें मुझे क्या भी है ये कि आपके लगता साथ? है, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बहुत छोटे मुल्क से आए हैं। जर्मनी एक देखा जाए तो हम जीरो, मतलब पाकिस्तान से जब आते हैं तो हम बहुत कुछ ज़्यादा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से जो हम चाहते जर्मनी नहीं मतलब है एक कि तरीके से हम ये जन्नत ही है हमारे लिए, तो यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि जन्नत ही जन्नत तो नहीं बोलूंगा मैं, है। लेकिन काफ़ी अच्छा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स उसे मिस नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं हम अपना 100% दे दें और कुछ कर जाएं, इस मौके को जाने ना दें। जाने दें, क्योंकि ऐसा भी है बहुत भी। पाकिस्तान से जर्मनी जाते हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है, और बहुत सारी पीछे जो है वो उम्मीदें होती हैं, घर एग्जैक्टली पे ऐसा उम्मीदें ही है। होती हैं कि ये बच्चा कुछ कर आएगा। तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे एफर्ट्स करते हैं, और लैंग्वेज के अंदर जो है ना, बच्चे जो है अच्छा स्कोर करते हैं हमेशा। तो बिल्कुल आपने सही बोला, ऐसा ही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर मैंने आपसे कहा ना, यहाँ कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो बस हम इसको एंड करते हैं, लेकिन आप अपना आखिरी जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स को दें जो यहाँ पे जर्मनी में हैं, तो फिर हम उसको एंड करते हैं, ताकि काफ़ी नॉलेज हमने ले ली है आपसे, और काफ़ी नॉलेज हमने दे दिया आपको। मैं कहाँ नॉलेज दे सकता हूँ, आप तो जर्मनी रह के नहीं, आए हैं। क्योंकि मैं खुद जर्मनी रह गया, लेकिन मेरा टाइम बहुत डिफरेंट था। अभी टाइम बहुत डिफरेंट हो गया। अभी आपको पता है ब्लॉग अकाउंट भी ये बढ़ा रहे हैं, कुछ 11,000 पे आ गए, 11,300 पे आ गए। मेरे टाइम पे 8,836 यूरो होते थे 2012 के अंदर। यूरो भी कम था। अभी आपके टाइम पे 10,500 थे, और अभी 11,000 करने वाले हैं ये। तो अब बहुत डिफरेंट हो गया है, प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो गया है, चेंज हो गया। तो इसलिए अब आप अभी रिसेंटली वहाँ पर हैं, तो मैंने सोचा कि तो आप आखिरी मैसेज ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को दें कि उनको आना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं जर्मनी 110% प्रेफर करूंगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंटरव्यू अच्छा दें। जर्मनी इजीली आप आ सकते हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स हैं, आप उन पे लोगों को अप्रोच करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वरना अच्छी हम बैठे हुए हैं इकोनॉमी है, आईजीएल आईजीएल के सपोर्ट अंदर है। जो है, इतनी अच्छी टीम बैठी हुई है। आप लोग आईजीएल का इसलिए मैं कहूँगा, क्योंकि आईजीएल ने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मोटिवेट किया था जर्मनी आने के लिए। मेरे दिमाग में तो था भी नहीं कि मैंने जर्मनी जाना है, और आपने मुझे यहाँ आने के बाद भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। आप मुझसे 4-6 महीने तक मजीद कांटेक्ट में थे, आप मुझे हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे। इवन दो मेरे जो सेकंड अपार्टमेंट की प्रॉब्लम थी, वो भी आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व की थी। हम्म। तो इवन तो देखा जाए तो फिर मेरे जर्मनी जाने के बाद आपको और मेरा कोई लिंक बनता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हम्म। सपोर्ट किया, आप लोगों ने लिंक बना के रखा। आज 1 साल के बाद आप हम फिर वापस एक जूम मीटिंग पे मिल रहे हैं। तो आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। मैं बोलूँगा 110% आपको ट्राई करें जर्मनी आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल साहब, टाइम निकालने का। इंशाल्लाह मतलब ज़िंदगी रही तो फिर हम ऐसी नॉलेज लेते रहेंगे आपसे। अभी रिसेंट जो सूरत हाल है उसकी जर्मनी की, ताकि यहाँ पे बच्चे डरते हैं, तो इनको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे कि बच्चे जर्मनी की तरफ जाएं और वहाँ पे आराम से
लाइफ गुजारें और अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा करें। थैंक यू दानिया। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। वेलकम।